चौहान। यस सर। हाँ, कृष्णा सिंह चौहान, वेरी गुड, है ना, आपने रिस्पॉन्स दिया। आप माइक अनम्यूट रखिए, है ना, जब तक मुझे थोड़ा बात करनी है, मतलब हर कैंडिडेट से हल्के हल्के, अपने आप को अनम्यूट रखिए। कृष्णा चौहान सर डिस्टरबेंस होगा थोड़ा, घर में हूँ। अच्छा, घर में है थोड़ा। अच्छा, नहीं अभी तो कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है। ओके सर। चलिए, आप मुझे ना केवल ऑक्टेव की 5 कमांड्स बता दीजिए। एनी 5 कमांड्स ऑफ द ऑक्टेव, नाम बता दीजिए कोई। जैसे कि सर्कल हो गया आपका सर, लीजेंड, फ्लोर, राउंड, फिक्स, शॉर्ट। वेरी गुड, है ना। चलिए, सर्कल के नाम से तो कोई कमांड नहीं है, सर्कल तो हमने प्लॉट किया था, है ना। अच्छा, तो लीजेंड, फ्लोर, फिक्स, हाँ, राउंड, ये लीजेंड कमांड है, बिल्कुल है, लीजेंड है, बाकी सब सही है आपकी, फ्लोर वगैरह जो आप बता रहे हैं, है ना। तो इस लीजेंड कमांड क्या यूज है? लीजेंड कमांड होता है, लीजेंड सर जो ग्राफ बनाते हैं वहाँ, और जो हमको वहाँ कुछ लिखना होता है, उसको उसके लिए यूज जैसे करते एक ही ग्राफ में मान लो कई सारी स्ट्रेट लाइंस है या कई सारे सर्किल हैं, हैं। यस सर। तो अलग अलग सर्किल के लिए हम कुछ एक लीजेंड बना देते हैं। यस सर। या मान लीजिए जैसे किसी फिगर में 3 प्लॉट हैं, जिसमें से मान लो क्या 3 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उनके तीनों के रिजल्ट हैं एक जगह पर। तो पहला रिजल्ट मान लीजिए बाई द साइंटिस्ट 1, दूसरा बाई साइंटिस्ट 2, है ना, तीसरा बाई साइंटिस्ट 3। तो आप उसके लिए एक लीजेंड बना सकते हैं। ब्लू कलर वाला जो है वो आर्यभट्ट का है, रेड कलर वाला होमी जहांगीर भाभा का है ना। ऐसे साइंटिस्ट के अब्दुल कलाम, किसी का भी आप दे सकते हैं, लीजेंड बना सकते हैं। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छे, है ना, आपको कमांड्स याद हैं, वेरी गुड। तो अब आप म्यूट हो जाइए। नाउ नाम ओके सर। हाँ, नाम रतन, नाम रतन सुन पा रहे हैं? ओके, नाउ सतीश सिंह, सतीश सिंह। यस सर। हाँ, सतीश सिंह, आप बताइए कुछ कमांड्स के नाम या कुछ फंक्शंस बताइए, कमांड या फंक्शन जो भी हो। सर डॉट ऑपरेटर, जीरो कमांड, वंस कमांड, हाई कमांड, डायमंड कमांड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो डॉट ऑपरेटर का क्या पर्पस है? सर हम लोग को हाँ, डॉट ऑपरेटर का क्या पर्पस होता है? जैसे मान लो 2 मैट्रिक्स है, एक्स स्क्वायर जनरेट करना है तो सर एक्स स्क्वायर करने के लिए, है ना। यस सर। अच्छा, एक्स कोई वैल्यू दिया हुआ है तो मान लो कि 2 मैट्रिक्स है या एक ही मैट्रिक्स है, 3 का साइज है 4x4, यस सर। 4x4 का साइज है मैट्रिक्स का, और एक्स स्क्वायर करेंगे, है ना। तो यस सर। क्या होगा इससे, मतलब एक्स पावर 2 और एक्स डॉट पावर 2 में क्या अंतर आएगा दोनों में? कोई मान लीजिए 4x4 की मैट्रिक्स है आपके पास सतीश, 4x4 की मैट्रिक्स, यस सर। उसका नाम x है, मैट्रिक्स का नाम x है, और आप करते हैं x पावर आएगा और x डॉट पावर 2 करें तो क्या आएगा, समझ सर पाए? एक्स पावर 2 में एरर देगा सर, और एक्स डॉट x पावर 2 में क्या होगा? एरर देगा सर। एरर देगा, x पावर 2 यस सर। एरर देगा। देखो 4x4 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। यस तो सर। 4 के मैट्रिक्स में 4x4 का मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कब डिफाइंड होता है? जब पहले में कॉलम की संख्या दूसरे में रो की संख्या के बराबर हो। यस सर। अब हम कर रहे हैं x इंटू एक्स, तो पहले में कॉलम कितने हैं? 4x4 4। 4 कॉलम है, यस सर। और दूसरे वाले में रो कितनी है? उसमें भी 4 है सर। तो 4, दोनों 4 4 हैं, एक में कॉलम 4 है दूसरे में रो 4 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एरर नहीं आएगी, है ना। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पॉसिबल है। यस सर।
ठीक है। तो x स्क्वायर करने से x पावर 2 करने से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा मैट्रिक्स के नियम के अनुसार ना। मैट्रिक्स यस सर। नियम होता है ना, पहली रो का पहले कॉलम से, है ना, इस तरह से तो करते हैं। फिर दूसरी रो का पहले कॉलम का पहले यस कॉलम सर। से, ऐसे जो भी उसका रूल है उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, एरर नहीं आएगी। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है 4x4 या 3x3 या 5x5 तो एरर नहीं आएगी। लेकिन आपका मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है ना, सपोज 5x3 है, अब यस आप सर। 5x3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरर आएगी, क्योंकि इसमें कॉलम 3 है और उसमें रो 5 है। यस सर। वेरी गुड, अब समझ में आ गया होगा। अब ये बताओ x मान लो 4x4 की मैट्रिक्स है और उसमें x डॉट पावर 2 करें तो क्या होगा, आंसर आएगा। उसके हर एलिमेंट का क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। उसके हर एलिमेंट मतलब 4x4 के मैट्रिक्स में कुल कितने एलिमेंट होंगे, 16। तो 16। 16 एलिमेंट होंगे, तो 16 एलिमेंट का अलग पावर 2 डॉट पावर 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, वेरी गुड, है ना। अब म्यूट हो जाइए। यस, नाउ मेरे सामने है सिंह हुए उत्कर्ष सिंह। उत्कर्ष सिंह, चलिए कोई नहीं। शाहरुख खान। यस सर। यस, गुड मॉर्निंग। हाँ शाहरुख खान, आप अपनी कुछ एक दो लर्निंग बताइए, मतलब आपने इस कोर्स से क्या लर्न किया है अब तक। सर इस कोर्स से तो काफ़ी चीज़ें लर्न करी हैं, जैसे सर काफ़ी कमांड यूज़ करी हैं सर, जैसे जो इसमें यूज़ होती हैं सेल वगैरह, फ्लोर फिक्स, लीजेंड वगैरह, सम, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड, हेल्प, और सर जो हम हुज कमांड्स, हुज कमांड्स, सर काफ़ी चीज़ें लर्न करनी है। रीसेप भी लर्न किया है सर, मैट्रिक्स आपको को कैसे बनाते हैं वो बहुत भी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने तो एडिट। मतलब लिस्ट कर रखा है कमांड्स को, है ना। वेरी गुड, वेरी गुड। आपने तो बहुत सारी कमांड्स के नाम मुझे बता दिया है, ठीक है। अच्छा ये बताओ आप कि हम मैटलैब में या इसमें ऑक्टेव में, है ना, दोनों लगभग सेम ही है फिलहाल। तो सर यही पूछ ऑक्टेव रहा में था। मान लीजिए हमें हमें कोई फंक्शन बनाना ठीक है। है, हेलो। ऑक्टेव में मान लीजिए हमें कोई फंक्शन बनाना है, तो उसका syntax मैं सुन रहा हूँ, जोर से बोले। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। सर आपकी कट कट के आ रही है, मेरी भी नहीं जा रही, पता नहीं क्या हो रहा है। अब आ मेरी रही है? कट के आ रही है। आ रही आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ बताइए सर, क्या पूछ रहे थे? मैं ये पूछ रहा था कि फंक्शन यदि बनाना हो हाँ हाँ। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो। ऑक्टेव में कोई फंक्शन बनाना हो, चलो हम्म। अभी आप ये बताओ, लैपटॉप पे हो या उस पे हो, मोबाइल पे हो। सर मोबाइल से दे रहे हैं। मोबाइल पे हो, है ना, मोबाइल पे हो, चलो किसी पे भी हो। तो हम्म। यदि मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं, आपको मतलब मैं आपको पावर दे दूं, है ना, आपको होस्ट बना दूं, तो क्या आप मुझे फंक्शन बना के दिखा देंगे। सर उसके एक ऐसा लिए सर, फंक्शन बना। हेलो। हाँ 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 हेलो। बोलिए। हाँ हाँ आवाज आ रही है मुझे, बोलो। हेलो। हाँ सर यस, मेरी एम आई आवाज। ऑडिबल। हाँ आ सर, रही है बीच बीच में सर आपकी आवाज आ रही है। बफरिंग हो रही है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो शाहरुख, ये शाहरुख है ना, यू हैव डन गुड वर्क, आपको सारी कमांड्स याद है, गुड। थैंक यू सर। म्यूट हो जाइए, अब आप म्यूट हो जाइए शाहरुख। नाउ उदित कुमार, नंदी कुमार,
नंदी कुमार सुन? यस सर, राधे राधे सर। राधे राधे, हाउ आर यू? फाइन सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, तो आप हमें ये बताइए कि इस कोर्स के बारे में ये बताइए कि आपकी क्या लर्निंग है, मतलब कोई ऐसी चीज मतलब ये इस कोर्स से आपको कोई भी एक दो लर्निंग हुई हो तो वो एक्सप्लेन करें आप जरा सा। यस सर। सर इससे मेरे को काफी चीजें पता चला, क्योंकि सर मैं अभी तक जो भी काम करता था उसको नोटबुक में मतलब हम लोग बनाते थे, सॉल्व करते थे, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट कभी कभार आ जाते थे, तो उसके लिए हम टीचर के पास जाते थे कि सर इसका सॉल्यूशन दे दो, डिफरेंशियल इक्वेशन का, इंटीग्रेशन का। पर यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि सर अभी थोड़ा और अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं ऑक्टेव में, और बहुत मतलब इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद सिंबल्स आल्सो, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के साथ, और प्लॉट वगैरह जो हैं इसमें हम प्लॉट्स के कोऑर्डिनेट्स वगैरह लेकर हम इससे काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। और भी हम इसमें मैंने देखा कि एक ही प्लॉट में हम डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ को रिप्रेजेंट करके कंपैरिजन कर सकते हैं, और भी सर हाँ डिविएशन निकाल सकते हैं कहाँ कौन सा है, तो ये एनालिटिकल वे में हम टूल की तरह। यस सर। तो बहुत अच्छे, आपने तो काफी सारी चीजें लर्न की है, जैसे आपने नाम लिया सिंबॉलिक टूल बॉक्स, है ना। सिंबॉलिक टूल बॉक्स इज वेरी गुड टूल बॉक्स, है ना। उसकी हेल्प से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम, है ना, और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये याद हो तो आपको, है ना, मैजिक, बस उसको एक्सप्लेन कर दो कि मैजिक कमांड क्या करती है, मतलब क्या। ओके सर। सर मैजिक कमांड क्या करता है सर, जैसे अगर मैं डालता हूँ मैजिक 6 ब्रैकेट के अंदर, तो वो 6x6 की एक मैट्रिक्स दे देगा जिसका रो का सम और कॉलम का सम और डायगोनल का सम, ये सारे सम जो होंगे इक्वल आएंगे। मतलब एलिमेंट का ट्रेस, उसका जो ट्रेस का सम होगा वही। दोनों डायगोनल, एक मेन डायगोनल, एक मैजिक। यस सर। मान लीजिए मैं लिखता हूँ मैजिक 6, हेलो तब क्या? सर आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज आ रही है? बफरिंग हो रही है जरा आपकी बात। कट रही है, अच्छा चलो ठीक है। वेरी गुड नंदी, है ना। यू हैव गिवन नाइस रिप्लाई एंड नाइसली एक्सप्लेन अबाउट द कोर्स, है ना। ठीक, थैंक यू। अब आप म्यूट हो जाइए, थैंक यू वेरी मच। और अब मेरे साथ हैं उत्कर्ष सिंह, अनुराग गंगवार, उदित कुमार। चलिए। हेलो सर, मुझे अभी बताना है कुछ। नहीं, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स। अच्छा अच्छा। मैजिक वगैरह बिल्कुल ठीक बताया है ना। ओके। ऑल सम विल बी इक्वल, रो वाइज, कॉलम वाइज, डायगोनल वाइज, है ना। थैंक यू वेरी मच। अब मैं शेयर कर रहा हूँ अपना पीपीटी है, शेयर फर्स्ट। Yes, the PPT is visible in full mode. Yes sir, it is visible. It is visible in full mode. So today's presentation scheme is first the quick review of the lecture number 6. चलिए सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं। तो रिव्यू ऑफ लेक्चर 6 में वी हैव क्रिएटेड ए फंक्शन, है ना। अब मैं सपोज मुझे एक शाहरुख नाम से फंक्शन बनाना है, कैसे बनेगा देखो शाहरुख, ध्यान से देखना। मैं आपसे ये पूछ रहा था, फंक्शन, है ना, और फंक्शन के बाद यहाँ पर आएगा आउटपुट आएगा सर, है ना। फिर उसका आउटपुट नेम आएंगे, मान लीजिए मेरे आउटपुट x y z है, मान लीजिए मेरे आउटपुट x y z है, तो मैं इन तीनों को एक मैट्रिक्स के अंदर लिख दूंगा।
ठीक है, फंक्शन एक्स वाई जेड। यदि सिंगल आउटपुट है तो एक्स लिख सकते हैं केवल, है ना, एक्स लिख सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में भी एक्स लिखोगे तब भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंगल वैल्यू है तो सिर्फ एक्स लिख सकते हैं, लेकिन यदि 2 या 3 वैल्यूज हैं तो फिर उसको मैट्रिक्स के अंदर आपको बंद करना है। सो फंक्शन एक्स वाई जेड, इनके बीच में ऐसे कॉमा भी लगा सकते हैं, है ना, कॉमा लगा सकते हैं, फंक्शन एक्स वाई जेड इक्वल टू, अब यहाँ पे फंक्शन का नाम देना है तो आपने नाम दे दिया फंक्शन शाहरुख, और उसके बाद यहाँ पे यदि आपके इनपुट LMN है तो आप यहाँ L,N,N ऐसे इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, इनपुट की संख्या कितनी भी हो सकती है, आउटपुट की संख्या कितनी भी हो सकती है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 3 इनपुट है तो 3 ही आउटपुट होंगे, ऐसा भी हो सकता है 5 इनपुट्स आर देयर बट आउटपुट्स आर ओनली 2 एज पर योर रिक्वायरमेंट। Then this function should be end with a keyword that is end, and this is, and now this is the coding part, this is the body part, है ना। अब आप जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे, सपोज आपने लिखा यहाँ पर k = 3, ठीक है, तो स्क्रीन पर k = 3 प्रिंट होगा। जब भी इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी k = 3, है ना, और यदि हम सेमीकोलन लगा देते हैं तो यह आउटपुट सप्रेस हो जाएगा। वो सारी चीजें उसी प्रकार से चलेंगी। अब मान लीजिए मैं चाहता हूं तो पहला आउटपुट है, ठीक है, उसमें सेकंड आउटपुट का स्क्वायर रूट स्टोर हो जाए। ठीक है, जो पहला आउटपुट है उसमें सेकंड इनपुट का स्क्वायर रूट, तो मैं लिखूंगा x = m⁻⁵। जो सेकंड आउटपुट है उसमें थर्ड का क्यूब रूट, है ना, तो क्यूब रूट कैसे करेंगे, पावर 1/3, उसमें सेकंड का स्क्वायर रूट, इसमें थर्ड का क्यूब रूट, और थर्ड आउटपुट में मैंने लिख दिया x + y। ठीक है, और सब ये मेरे x y z तीनों चीजें हमारी आ गई। ये रिटर्निंग वेरिएबल। अच्छा, मान लीजिए कि कोई फंक्शन मैंने ऐसा बनाया जिसमें मैंने x y z के लिए कोडिंग नहीं की, है ना, मेरे फंक्शन में मैंने ये कोडिंग भी नहीं की, ये लाइन भी नहीं लिखी, ये लाइन भी नहीं लिखी, तो क्या फंक्शन काम करेगा या नहीं करेगा, यस और नो? तब भी फंक्शन काम करेगा, है ना, तब भी फंक्शन काम करेगा। और उस केस में जो भी कोडिंग इसके अंदर होगी, जैसे k = 3, ये सब चीजें कॉल होंगी। जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे, मान लो आपने इस तरह से कॉल किया, ठीक है, तो कॉल करने पर k = 3, x = m⁻⁵। अब m की वैल्यू क्या है, 4 की पावर 0.5, मतलब x की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, और इस तरह से कैलकुलेशन हो जाएंगी, यहाँ n का 5 का क्यूब रूट आ जाएगा और फिर दोनों का समेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एक बनाने के बाद हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यदि हम इन x y z को ना लिखें तब भी फंक्शन काम करना चाहिए, काम करता है ना। तो चलिए जरा सा मैं पहले रिवीजन कर दूं, फंक्शन पर भी बाद में जाएंगे। ये फंक्शन क्रिएशन हो गया। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये आज करेंगे हम, करीब 3 एक्सरसाइज वी विल डू, है ना, 3 एक्सरसाइज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पर। डाटा एनालिटिक्स में हमने एक्सपोनेंशियल रैंडम नंबर, नॉर्मल रैंडम नंबर, इस पर कल काम किया है ना। पैकेज लोड स्टैटिस्टिक्स, तो अभी तक कितने पैकेज आप जान चुके हैं लगभग? जैसे एक पैकेज आपने जाना सिंबॉलिक पैकेज होता है, एक पैकेज ये आ गया आपका, ठीक है, और आपके पैकेज क्या क्या होते हैं, ज्योमेट्री का पैकेज भी होता है, बहुत सारे पैकेज होते हैं अलग अलग वर्क के लिए, दे आर डिफरेंट पैकेज। तो एक पैकेज की लिस्ट भी मैं आपको मेल करूंगा और हल्का हल्का मैं ये बता दूंगा कि किस पैकेज से क्या क्या वर्किंग हो सकती है। तो उसके बाद हिस्टोग्राफ, है ना, हिस्टोग्राफ हमने दोनों का खींचा था, एक्सपोनेंशियल डाटा का भी और नॉर्मल डाटा का भी। So this is the quick review
अब इसके बाद यहाँ देख लेते हैं कि आज का हमें सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। तो हम 3 प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 हम लेंगे by dx इक्वल टू xy। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे आज। कैसे सॉल्व करते हैं आप? सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे सॉल्वर हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारी क्या है, सॉल्वर है। तो एक सॉल्वर है जिसका नाम है ODE 45। ODE 45। तो हर सॉल्वर की अपनी अपनी एक्यूरेसी होती है। कोई सॉल्वर रंगा कट्टा को फॉलो करता है, कोई सॉल्वर किसी मेथड को फॉलो करता है ना। सॉल्यूशन सभी करते हैं। तो आज हम बेसिकली ODE 45 के तरीके से सबको सॉल्व करेंगे, ODE 23 से भी करेंगे, और एक तीसरा सॉल्वर है LSOT, है ना। सो दिस इज सॉल्वर नंबर 1 ODE 45। ODE का मतलब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। ODE जो है यहाँ पर, इसका सीधा मतलब है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ODE 45 इज ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वर। And LSOT, LSOTE, it is there are the 3 solvers। और भी बहुत सारे सॉल्वर होते हैं, पर अभी आज की क्लास में हम लोग इन सॉल्वर पे काम करेंगे। और उसके बाद हम कन्वर्जन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इनटू फर्स्ट ऑर्डर, है ना। ये जो सॉल्वर है ये फर्स्ट ऑर्डर को ही सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं। तो यदि हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट, है ना। और फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट होने के बाद देन वी कैन यूज दीज सॉल्वर्स अगेन फॉर सॉल्विंग दैट सेकंड ऑर्डर। तो प्रोसेस क्या होती है कन्वर्ट करने की सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में? यदि कोई थर्ड ऑर्डर का भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको पहले हम सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, फिर फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उन इक्वेशंस को हम इन सॉल्वर्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले प्रॉब्लम्स लिस्ट आउट कर दे रहा हूँ। तो एक प्रॉब्लम हमारी है dy/dx इक्वल टू xy। तो हमारी प्रॉब्लम है dy/dx इक्वल टू xy। एक जनरल फॉर्म जो होती है उसमें हम लिखते हैं y डैश इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y। ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सिंटैक्स है। y डैश का मतलब है dy/dx, और ये कोई भी एक फंक्शन है जिसमें x भी इन्वॉल्व है, y भी इन्वॉल्व है ना। सो dy/dx इक्वल टू xy इज ए दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो कल इसका हमने सॉल्यूशन किया था, और डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो सॉल्यूशन करने के बाद एक कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट के लिए हमको इनिशियल कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। विदाउट प्रोवाइडिंग द इनिशियल कंडीशन द डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक है, तो कभी आपको एक इनिशियल कंडीशन की जरूरत होगी, कभी आपको 2 इनिशियल कंडीशन की जरूरत होगी। ठीक है, तो एक मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, तो इसका काम केवल एक इनिशियल कंडीशन से चल जाएगा, ओनली वन इनिशियल कंडीशन। यदि हमारे पास 2 डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, इन दैट केस वी नीड 2 initial conditions to solve these differential equations. If I have 1, 2, 3 differential equations, then these 3 equations can be solved by providing 3 initial conditions. ठीक है, तो अभी हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, एक इनिशियल कंडीशन लेंगे, और उसको सॉल्व कर लेंगे। पावर पॉइंट विजुअल है या नहीं, या चल गया? शेयर करता हूं। यस, विजुअल है ना पीपीटी? सो dy/dx इक्वल टू, यस सर। दिस इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, ये हमारी पहली प्रॉब्लम होगी, इसको हम काम करेंगे। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने आपको शायद कल बता दिया था, है ना, सिंपली। तो अब सॉल्यूशन पे मैं नहीं जा रहा हूँ, है ना, या मैं हल्का सा ये तो आपको बता दूं तो मैंने इसमें इनिशियल कंडीशन क्या ली थी? इसमें मैंने इनिशियल कंडीशन ली थी y0 इक्वल टू 2।
y0 इक्वल टू 2, और इसको मैंने dy अपॉन y इस तरह से इसको सेपरेट कर लिया था, dy अपॉन y इक्वल टू x dx कर लिया था, और यहाँ पे मेरा आ गया था log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट, और इस कॉन्स्टेंट के लिए मैंने इनिशियल कंडीशन का यूज किया था। तो इनिशियल कंडीशन थी कि अब x बराबर 0 तो y बराबर 2, तो ये हो गया था log 2 बराबर 0 प्लस c। तो c की वैल्यू मेरी log 2 आ गई थी, बेस हमारा e चल रहा है। इस c को जब हमने यहाँ पुट कर दिया था तो ये हो गया था log y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस log 2, और फाइनली ये हो गया था log y बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 बेस e। तो यहां से हमको y बराबर आ गया था 2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हमारा इसका सोल्यूशन है मैनुअली, ठीक है। तो अब इसको हम ऑक्टेव के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए मैं ऑक्टेव विंडो पे जाऊंगा, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट प्रॉब्लम जिसको हम करने वाले हैं। एक दूसरी प्रॉब्लम भी हम लेंगे, वो भी मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर कि दूसरी प्रॉब्लम हम क्या लेने वाले हैं। सेकंड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नंबर 2, by dx इक्वल टू minus 2x cube plus x minus y. This is our second problem. dy by dx equal to minus 2x cube. And third problem, problem number 3, वो हम लेंगे m d square x by dt square plus c dx by dt plus mg by l sin theta इक्वल टू 0। बताओ ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है ये किस मैकेनिकल सिस्टम को बिलोंग करती है? एनीवन, किस मैकेनिकल सिस्टम को ये बिलोंग करती है? आपने पढ़ा होगा फिजिक्स वगैरह में, या कहीं 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 जरूर आया होगा आपके सिलेबस में, है ना? The pendulum just हाँ, वेरी गुड, है ना। सो दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू पेंडुलम, बहुत सही बताया है ना, पेंडुलम। तो सपोज दिस इज अ बॉल, इट इज मेकिंग एंगल थीटा, सो इसमें थीटा इज वन वेरिएबल, है ना। थीटा इज द एंगल ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल, राइट। तो अब ये चूंकि थीटा लिया है तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें थीटा ही होंगी, सी डी थीटा बाई डी टी एंड डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो दिस इज थीटा and this is d theta by dt. D theta by dt is nothing, it is the velocity, it is the angular velocity of the pendulum, it is the angular velocity of the pendulum, d theta by dt. Similarly, d square theta by dt square is the angular acceleration and theta is the angular displacement, angular displacement. Here g is the gravitational acceleration due to gravity, so g is well known, 9.81. m is the mass of the pendulum, you can take any value for the mass, है ना। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम वहां पे m वगैरह को अपनी तरफ से कुछ इनिशियलाइज कर देंगे, कुछ वैल्यूज ले लेंगे, है ना। तो लेट m इक्वल टू 1 kg, it is the mass of the pendulum, g equal to 9.81 and this is the length of the this rope, है ना, this is the length. So length भी हमें अगेन डिफाइन करनी पड़ेगी, है ना। देखो ये L भी इसमें आ रहा है, मास, लेंथ एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, so it is 9.81 and L equal to let 1 meter, L equal to 1 meter and the damping coefficient C is let 0.05। ये याद रखिएगा, जब मैं कोडिंग करूंगा तो मुझे बता दीजिएगा कि ये वैल्यूज हम लेके चलेंगे, चेंज भी कर सकते हैं, but for solving problem number 3 we will take these three values, L equal to 1 meter. So these are the three problems. Now I am moving to octave window, so I am stop sharing this, moving to octave window.
Yes, octave window is visible. Yes, sir. This octave window, we are on the command line. Workspace is having a lot of variables, so I am clearing it first. So work is clear. Command window, CLC command. So command window is again clear. So now I am going to editor, and now I want to make function. Na? Let my three outputs x, y, z bracket close equal to the name of the function is Saharuk. Just बना के दिखा रहा हूँ मैं किसी से यदि अभी अनम्यूट करा के बोलूं फंक्शन बना के दिखाओ तो स्क्रीन शेयर करके आप बना के दिखाइए बकायदा जो भी और लैपटॉप से ज्वाइन करिए इट इज प्रेफरेबल ज्वाइन विद लैपटॉप Saharuk that the values are L M and N so it is close again I am giving comma over here x y z Saharuk element and this function will be end by the word and the values are I am providing here let k equal to 3. This is the first line and I am giving x equal to ना suppose पहला input है तो it is m to the power 0.5 यही मैंने बताया था m power 0.5 it is the square root y equal to y is the second output equal to n to the power 1 by 3 is 1 by 3 and z equal to summation of x plus y. सर ये K3 क्यों लिया? वैसे ही ले लिया है एक जनरल लाइन मतलब ये रिटर्निंग वेरिएबल्स हैं तो यदि हम रिटर्निंग वेरिएबल्स को ना भी लिखें और सिर्फ कोई भी कुछ एग्जीक्यूशन कराना है तो वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा फंक्शन के अंदर है ना ये बताने की जरूरी नहीं है कि हम एक्स वाई जेड और एलएमएन पर ही काम करेंगे वी कैन वर्क ऑन अदर वेरिएबल्स आल्सो सो जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई बस इतनी सी सिंपल कोड है ना अब इस फंक्शन को क्या करते हैं सेव कर देते हैं तो सेव एंड रन तो सेव अपने आप कराएगा है ना उसके बाद रन करेगा तो सेव कराते हैं पहले अब सेव करने पे इस फंक्शन का नाम क्या दें बताओ शाहरुख बताएं नाम क्या दे सकते हैं SK दे दो सर क्या नाम दे सकते हैं SK दे दो SK देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन का नाम वही देना होगा जिस नाम का फंक्शन है तो जिस फाइल में आप सेव करेंगे वही नाम देना होगा अन्यथा ये काम नहीं करेगा ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था तो अब हम SK वगैरह नहीं दे सकते नाम हमें शाहरुख ही नाम देना सर ये सेम दे दीजिए ये लिखा हुआ हाँ सेम रखना ये सेम रखना पड़ेगा ठीक है फंक्शन फाइल के अंदर फंक्शन का जो नाम होता है वो उसी फाइल में सेव कंपलसरी है ना दिस इज द सिंटैक्स रूल तो अब इसको हम सेव करते हैं और अब हमें नाम क्या देना पड़ेगा शाहरुख SAHU आपकी स्पेलिंग क्या है जो हमने लिखा है यहाँ पर SAHURAKH चेक कर लेना आपने क्या स्पेलिंग लिखी है SAHURAKH बिल्कुल ठीक है तो ये हमारा कहाँ जा रहा है प्रोग्राम्स फॉर जॉवेक में जा रहा है शाहरुख के नाम से ठीक है आ गया रन भी हो गया ठीक है और इस फंक्शन से पहले हम चाहें तो ये चीजें लिख सकते हैं क्लियर ऑल और CLC यदि कमांड लाइन पे कुछ पहले से होगा तो क्लियर हो जाएगा दैट्स ऑल इस फंक्शन को आप फाइल रन ये रन हो गया कमांड विंडो पे देख लें कोई एरर तो नहीं है कोई एरर नहीं है कर्सर सिंपली ब्लैंक कर रहा है इसका मतलब देयर इज नो एरर इन द फंक्शन अब इस कमांड विंडो पे मान लीजिए हम उस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं मान लो हमने कॉल किया शाहरुख ठीक है और हमने वैल्यूज दे दी सपोज फर्स्ट वैल्यू हमने दे दी सपोज दे दी हमने कुछ भी 11 उसके बाद हमने दे दी 16 और उसके बाद हमने दे दी 64
ठीक है, ये 3 वैल्यूज से हमने इस फंक्शन को कॉल किया। तो कॉल करते ही एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 16, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 64। ठीक है ना, देखो कोडिंग में देखो ध्यान से, LMN यू आर कॉलिंग शाहरुख बाय 3 आर्गुमेंट्स। तो LMN को कंसर्न वैल्यू मिल गई और वो वैल्यूज हो गई आपकी 11, 16 एंड 64, है ना। लेट एग्जीक्यूट इट। तो देखिए k इक्वल टू 3, दिस इज द आउटपुट ऑफ फर्स्ट लाइन। x इक्वल टू 4, तो देखो 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और y इक्वल टू 64 का क्यूब रूट ये भी 4 है, और z इक्वल टू x प्लस वाई, सो इट इज 4 प्लस 4 इज 8, और k इक्वल टू 3 डिफाइंड विद इन स्क्रिप्ट शाहरुख डॉट एम। ठीक है, तो इट इज वर्किंग परफेक्टली, है ना। अभी वार्निंग पे मत जाइएगा। सो x y z, अब मान लीजिए इस कोडिंग में, फंक्शन की कोडिंग में मैं तीनों चीजों को हटा दूं, ठीक है, या अभी मैं एडिटर पे एक चीज और बताता हूँ कमांड विंडो में। मान लीजिए मैं इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन कुल कितनी चीजें रिटर्न कर रहा है बताओ जरा। ये 3 चीजें रिटर्न कर रहा है, x y z, है ना। मान लीजिए मैंने लिख दिया यहां पर, सपोज मैंने लिख दिया ABC इक्वल टू शाहरुख 11, 16, 64, है ना। प्रेस एंटर। तो देखो क्या हुआ, इस फंक्शन ने 3 वैल्यू रिटर्न करी, है ना। तो वो पहली वैल्यू जो x है वो किस में चली गई, a में चली गई, दूसरी वैल्यू b में चली गई, तीसरी वैल्यू c में चली गई, एंड सो ऑन। k इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 8, तो उसका आउटपुट हुआ। उसके बाद यदि आपने इसे असाइन कर दिया है तो a b c, वो 3 वैल्यूज आपकी आ गई। अब देखो इस कॉलिंग में और इस कॉलिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर आपने वेरिएबल का नाम नहीं दिया, है ना। आपने फंक्शन कॉल किया, लेकिन इस फंक्शन से कॉल होने के बाद वो वैल्यू किस वेरिएबल में जाए ये आपने वेरिएबल बताया ही नहीं। तो बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल बनाया ऑक्टेव ने, उसका नाम है आंसर, ठीक है, और आंसर में उसने वैल्यू दे दी, किसकी वैल्यू है बताओ, ये x की है, y की है, z की है ना। जो पहला रिटर्निंग वेरिएबल है x, तो उसकी वैल्यू इसने आंसर में स्टोर कर दी। लेकिन आपके रिटर्निंग वेरिएबल तो इसमें 3 है, x y z, और आप उन तीनों वैल्यूज को देखना चाहते हैं, देन इन दैट केस आप इस तरह से आउटपुट ले सकते हैं a b c। सो ऑल द 3 रिटर्निंग वेरिएबल विल बी स्टोर्ड इन a b c। ठीक है, अब आते हैं एडिटर। मान लीजिए अब मैं इसमें परसेंटेज लगा दूं, मैंने क्या कर दिया, परसेंटेज लगा दिया। तो परसेंटेज से क्या होता है बताया था मैंने पहले आपको, कमेंट। तो ये ये फॉर्मूले कमेंट बन गया। नाउ इट इज बन नॉट ए पार्ट ऑफ कोडिंग, नाउ इट इज नॉट ए पार्ट। ठीक है, इस फंक्शन को मान लो मैंने रन कर दिया, ठीक है, कमांड विंडो में देख लेते हैं, फंक्शन रन हो गया, है ना। ठीक है, फंक्शन रन हो गया, कोई एरर नहीं है, कोई नहीं है ना। अब आप यहाँ देखें कि जो रिटर्निंग वेरिएबल थे वो तो कोडिंग में आए ही नहीं, मतलब रिटर्निंग वेरिएबल कुछ एग्जीक्यूट हुए ही नहीं है आपकी कोडिंग में, क्योंकि आपने तो उन्हें कमेंट बना दिया। तो अब इसका आउटपुट केवल क्या आएगा, k इक्वल टू 3। तो यदि आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, k इक्वल टू 3। देखिए कॉल करके देखते हैं, और ब्रैकेट में मान लो हम वही वैल्यूज दे दें जो हमने ली थी, वही आ जाएंगे, 11, 16, 64, है ना। प्रेस एंटर। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, केवल k इक्वल टू 3 आंसर है, ठीक है। अब न तो इसने कोई आंसर वेरिएबल बनाया, क्योंकि रिटर्निंग वेरिएबल कुछ था ही नहीं, तो आपने तो उन्हें कमेंट बना दिया है। अब मान लीजिए आप इसको इस तरह से कॉल करें, जो अभी मैंने बताया था, ABC इक्वल टू शाहरुख 11, 16, 64, तो क्या होगा बताओ जरा, एनी आइडिया। देखो जब ये फंक्शन कुछ वैल्यूज रिटर्न कर रहा था, पहले x y z रिटर्न कर रहा था, तो x a में चली गई, y b में चली गई, z c में चली गई। लेकिन अब तो कोडिंग में आपने वो कमेंट बना दिया है ना, x y z। एरर देना चाहिए सर।
हाँ, तो जब एक्स वाई जेड है ही नहीं, कुछ एरर, कुछ रिटर्न हो ही नहीं रहा है ना, तो इस फंक्शन का आउटपुट में एरर आनी चाहिए। तो देखते हैं क्या देता है। तो देखो k इक्वल टू 3 तो दे दिया, x अनडिफाइंड दे दिया, ठीक है, x अनडिफाइंड, x डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से अब फंक्शन की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई होगी। आप अपने तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन बना सकते हैं। तो शाहरुख खान, क्लियर है फंक्शन? यस सर। गुड, है ना। अब मैं आ रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग पर। ठीक है, तो मैं एक नई फाइल बना ले रहा हूँ। नाउ आई एम मेकिंग ए न्यू स्क्रिप्ट नाउ, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले प्रॉब्लम 1 ले रहे हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 1। प्रॉब्लम हमारी क्या है ना, हमारी प्रॉब्लम क्या है, y डैश, है ना, y डैश, या हम लिख सकते हैं dy by dx इक्वल टू, क्या थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 1? प्रॉब्लम नंबर 1 थी dy by dx इक्वल टू एक्स वाई। यस, ये हमारी प्रॉब्लम थी। तो ये मैंने लिख दिया x y dy by dx इक्वल टू x y। ठीक है, अब मुझे यहाँ स्टार लगाने की जरूरत है क्या? x स्टार y, बताओ, स्टार लगाने की जरूरत है? देयर इज नो नीड, बिकॉज इट इज ए कमेंट। यहाँ तो कोई कोडिंग थोड़ी ना है, ये तो बस समझाने के लिए यूजर को। तो अब यहाँ पे मैं x स्टार y लगा भी दूं ना भी लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ये मेरा एक हेडिंग हो गया कि इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है, y डैश इक्वल टू एक्स वाई। तो फंक्शन बनाने का तरीका समझिएगा पहले, है ना, कि फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। मान लीजिए हमारा वेरिएबल है f, ठीक है, फंक्शन के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया f, है ना। फंक्शन बनाने के भी 3 तरीके होते हैं। तो अभी एक पहला तरीका बता रहा हूँ, f इक्वल टू, आपको @ सिंबल का यूज करना है, ठीक है, @ सिंबल का यूज करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपके पैरामीटर कौन कौन से हैं, मतलब अननोन कौन से, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं और आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं। तो जैसे कि इस इक्वेशन में देखें dy by dx इक्वल टू xy, तो इसमें कौन इंडिपेंडेंट है और कौन डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर dy by dx इक्वल टू xy में x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में जनरली टाइम होता है, ठीक है, जनरली वो क्या होता है, टाइम इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंडिपेंडेंट वेरिएबल other values like displacement, velocity and acceleration are calculated. So all these 3 variables, displacement is a dependent variable, velocity is a dependent variable, acceleration is again a dependent variable. So in this differential equation only 2 variables are there, so x is independent and y is dependent. तो मुझे ये डिफाइन करना है कि मैं कौन कौन से वेरिएबल पे काम कर रहा हूँ, x, y, है ना। अब ये मान लो मेरे वेरिएबल होते टाइम और डिस्प्लेसमेंट, तो मेरे लिए हो जाते हैं t, x, है ना। तो अभी हम x y से चल रहे हैं, वही चीज हर वेरिएबल पे लागू हो जाएगी। सो @xy, उसके बाद आपको डिफाइन, फिर से ब्रैकेट लगाइए और उस ब्रैकेट के अंदर आप डिफाइन करिए dy by dx इक्वल टू xy, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड क्या है, बताओ, व्हाट इज द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, x y, यही तो है। तो हमेशा इक्वेशन आपको डिफाइन करनी पड़ती है कि राइट हैंड साइड आपको डिफाइन नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड तो सिस्टम को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू dy by dx है या dy by dt है या dx by dt है, समथिंग वो रेट ऑफ चेंज है। तो लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम में ऑलरेडी डिफाइंड है, आपको तो केवल राइट हैंड साइड को डिफाइन करना है। तो आपने इसके अंदर लिख दिया
x into y। हो गया इक्वेशन डिफाइन। तो देखो बहुत आसान है इक्वेशन बनाना। f कोई भी नाम दे सकते हैं, f g h k, आपकी मर्जी है जो भी आपको देना है। @ सिंबल कंपलसरी है, यही सिंबल देना पड़ेगा, है ना, इसकी जगह कोई और सिंबल नहीं चलेगा। @ ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, देन अगेन ब्रैकेट, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। मेरे ख्याल से फंक्शन बनाना क्लियर है। तो इस फंक्शन को देखिए मैं कमांड लाइन पे जरा सा आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैंने लिखा दिस, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल पी, प्रेस एंटर, चेक, आपका फंक्शन बन गया है। f इक्वल टू @x, y, x into y। तो इसका आउटपुट देखिए f इक्वल टू @xy, xy। तो ये xy आपकी राइट हैंड साइड है और दो वेरिएबल हैं और ये आपका फंक्शन बन चुका है, करेक्ट। इसी तरह से यदि हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन ग्रुप में है, मान लो हमें 3 डिफरेंशियल इक्वेशन एक साथ सॉल्व करने हैं, तो पहला f1, f2, f3, फिर इन तीनों को एम्बेड करके एक सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं। वो भी हम आएंगे, अभी करेंगे वन बाय वन। पहले हम सिंगल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं। तो ये फंक्शन आ गया। तो फंक्शन तक कोई डाउट तो नहीं है? शाहरुख खान क्लियर है यहाँ तक? सर गुड। अब हमने किया नेक्स्ट लाइन। अब नेक्स्ट लाइन पे हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इस फंक्शन को सॉल्व करना चाहते हैं। फंक्शन से मेरा मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि देखो फंक्शन जो बना है वो एक तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना दिया है। तो अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम किसी न किसी सॉल्वर का यूज करेंगे, चाहे आप ODE 45 का करें, ODE 23 का करें या LSOD का करें, कोई भी एक सॉल्वर आपको यूज करना है, ठीक है। तो अभी आज के क्लास में हम सॉल्व कर रहे हैं इसको ODE 45 से, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे ODE 45 ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर ये तो है सॉल्वर का नाम ODE 45। अब इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा? किस फंक्शन को आप सॉल्व करना चाहते हैं, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहते हैं। तो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करना चाहते हैं? f इक्वेशन f है, तो आप लिखेंगे f, जो भी नाम आपने दिया होगा, या आपने g दिया है तो g लिखेंगे, है ना। जो भी नाम आपने दिया है उस नाम को आप लिखेंगे। तो हमने f दिया तो हमने f लिख दिया, कॉमा, ठीक है। अब कॉमा लगाने के बाद इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोई इनिशियल कंडीशन भी थी? क्या थी इनिशियल कंडीशन, बताओ? विथ इनिशियल y equal to 0, y 0 is y equal to 2। यस, विथ इनिशियल कंडीशन y, म्यूट कर लीजिए, किसका माइक ऑन है, म्यूट कर लीजिए। सो विथ इनिशियल कंडीशन y ब्रैकेट 0 इक्वल टू, कितनी थी इनिशियल कंडीशन? y0 इक्वल टू, हमने ली 2। सो y0 इक्वल टू 2, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। तो जब हम किसी सॉल्वर से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें ये बताना पड़ेगा कि इनिशियल कंडीशन क्या है, इनिशियल कंडीशन क्या है ना। तो इनिशियल कंडीशन हमारी क्या है? 2, है ना। इनिशियल कंडीशन 2 है तो हम 2 दे देंगे। और एक चीज और देनी पड़ेगी कि आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जनरली वो टाइम होता है इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स में, तो वो आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, मतलब आप कौन सी रेंज में इंटरेस्टेड हैं, इन विच रेंज, क्योंकि इसका सोल्यूशन तो बहुत सारा है ना। -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, देयर इज लॉट ऑफ रेंज। तो आपकी अपनी रेंज क्या है ना। तो टाइम के केस में जनरली जो रेंज रहती है वो 0 से स्टार्ट होके, है ना, 100 सेकेंड, 20 सेकेंड, 500 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, कुछ इस तरह से हम रेंज दे सकते हैं, है ना। तो हमें एक रेंज देनी होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेंज देनी होती है। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, तो x की हमको क्या देनी पड़ेगी? रेंज। तो मान लीजिए कि हमने रेंज दे दी और वो रेंज आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे।
स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन करेंगे तो आपकी रेंज मान लेते हैं कि 0 से लेके 3 तक है। 0 से लेके कहां तक है आपकी रेंज? 0 to 3 तक आपकी रेंज। इसका मतलब इनिशियल टाइम 0 और लास्ट फाइनल टाइम 3। इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम 3। अब सिस्टम क्या करेगा, जब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेगा तो 0 और 3 के बीच में वो कई सारे टाइम स्टेप बना देगा। ठीक है, अपने 0 और 3 के बीच में वो कई सारे टाइम स्टेप बना देगा, है ना। हो सकता है कि वो 0 से 3 के बीच में 12 स्टेप बना दे, 14 स्टेप बना दे, 20 स्टेप बना दे। उसको बनाने की भी एक मेथड होती है ना। तो वो मेथड सिस्टम में इनबिल्ट है कि वो रेंज के अकॉर्डिंग टाइम को डिवाइड कर लेता है अपने। ठीक है, तो यदि आप सिस्टम की रेंज से एग्री हैं then it is very good. If you are not agree with the system range, then you can define your own range. आप अपनी रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 0-3 की जगह यदि मैंने लिखा 0:0:3, तो अब इसका क्या मतलब हुआ? टाइम रेंज वही है, 0 से 3 है, लेकिन डिवीजन अब आपके अनुसार होगा, हमारे अनुसार होगा। पहला टाइम t होगा, फिर 0.01 सेकंड, 0.02 सेकंड, 0.03 सेकंड एंड सो ऑन, और ये 3 तक जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके से पॉसिबल है। आप अपना टाइम रेंज भी दे सकते हैं और आप सिस्टम को भी छोड़ सकते हैं कि सिस्टम खुद अपने हिसाब से टाइम रेंज बना ले। तो हम इसको अभी फिलहाल सिस्टम पे ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख दे रहे हैं 0 to 3। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी ये बात जो मैं बताना चाह रहा था, 0 to 3। तो ये हो गई हमारी टाइम रेंज या इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेंज। तो अभी फिलहाल x हमारा इंडिपेंडेंट है, सो दिस इज द, है ना, x इक्वल टू 0 to 3, है ना। जस्ट मैं चार्जर लगा दूं, एक सेकंड बस। हेलो शाहरुख, बोल। तो बताओ सर शुरू में क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, हम्म। ये बताओ तुम्हें समझ में आया थोड़ा सा ये फंक्शन वाला कुछ? हाँ हाँ, बता दोगे? बता दूंगा यार। क्लास के बाद ऐसे जूम मीटिंग पे कि मतलब वैसे कॉल पे? बता दूंगा, टेंशन ना ले। ठीक ठीक ठीक।
Yes. Am I audible now? Yes, sir. वापस वहीं आ गया ऑक्टेव विंडो. Yes, हम यहीं पर थे ना. Solution of the problem number 1. You have a dx equal to x into y with initial condition y0 equal to 2. Y0 means at x equal to 0, the value of y is 2. So this is the function and this is the solver. This is the function name. This is the range of the independent variable, comma, initial condition. So what is your initial condition now? Initial condition is 2. Y0, the value of Y0 is 2. This is initial condition. So this is the solver. So this solver will solve the differential equation. Okay? Solver will solve the this differential equation, and what will be the returning variables? मतलब solve करने के बाद output क्या देगा? What will be the output? Anyone बताइए? जब हम differential equation सर इसमें ग्राफ आ जाएगा सर 0 से लेके 3 तक का एक्सपोनेंशियल ग्राफ. ग्राफ कैसे आ जाएगा? ग्राफ तो प्लॉट कमांड से आता है. नहीं वो आता तो है प्लॉट कमांड से, पर लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ये रन किया और मेरा ग्राफ दिखा रहा है. हाँ, अच्छा. बाद में मैंने इनलाइन वाला फंक्शन यूज किया सर उसको फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, और जो ओडी ऑप्ट करके. कोई नहीं देखो. अब मैं क्या बता रहा हूँ आपको. व्हाट इज द रेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल? 0 to 3, है ना. तो ये एक तरह से हमें ये रिटर्न करे. हम यहाँ पे लिख रहे हैं ब्रैकेट और इसके अंदर हम लिख रहे हैं वैल्यू कैपिटल X. एक नया वेरिएबल दे दिया कैपिटल X. मान लो स्मॉल x भी देंगे तब भी चलेगा, पर कैपिटल X दे दिया क्लैरिटी के लिए. तो ये कैपिटल X क्या है? कैपिटल X एक कॉलम वेक्टर है. क्या है? कॉलम वेक्टर है. और इस X के अंदर 0 to 3 इसकी इनिशियल वैल्यू 0, लास्ट वैल्यू 3, और उसके बीच में जो भी डिविजन्स होंगे सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो सारा का सारा इस कॉलम वेक्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा. ध्यान से समझना. कैपिटल X में क्या आएगा? जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेंज है 0 to 3, डिवीजन हो जाएगा इस 0 to 3 का. 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 जो भी डिवीजन सिस्टम करेगा, और वो डिवीजन कॉलम वेक्टर के फॉर्म में X में स्टोर हो जाएगा. यानी X एक कॉलम वेक्टर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रेंज का. करेक्ट. कॉमा, फिर मैंने दे दिया कैपिटल Y. अब ये कैपिटल Y क्या है? कैपिटल Y आपका उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर, उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर वैल्यू पर, है ना, जो भी रेंज में वैल्यूज हैं इनिशियल से लेके फाइनल तक, हर वैल्यू पर Y का एक पॉइंट है, Y का एक आंसर है. तो Y आपका सॉल्यूशन है एक तरह से, है ना. डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉलम वेक्टर है. So X is the column vector of the independent variable and Y is the column vector for the dependent variable by using this solution of this function. तो सॉल्वर क्या करेगा? सॉल्यूशन करेगा और X और Y में कॉलम वेक्टर के फॉर्म में आंसर्स को दे देगा. ठीक है. तो हमने लिखा F03, 2. ये हमारा सॉल्यूशन हो गया X और Y में. चलिए हम इसको इतना ही रन करके देख लेते हैं पहले. तो इसको हमने क्या किया? रन, सेव फाइल एंड रन. तो रन करने से पहले हमसे सेव कराएगा. तो इसका नाम दे देते हैं. लेट इसका नाम हमने दे दिया ODE1, है ना. ODE1, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1, या हम इसका नाम प्रॉब्लम 1 दे सकते हैं, है ना. सबसे पहले नाम होगा इसका प्रॉब्लम 1. प्रॉब्लम 1 सेव होने के बाद देखते हैं कमांड विंडो पे क्या आउटपुट है. ये देखिए कमांड विंडो के आउटपुट को शुरू से देखते हैं. कमांड विंडो का आउटपुट क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखिएगा. प्रॉब्लम 1 ये हमारी फाइल का नाम है. ये अपने आप यहाँ आ गया फाइल. ये फाइल रन हुई है. F ये हमारा फंक्शन. कैपिटल X इज द कॉलम वेक्टर of the independent variable range. So the value of the independent variable starts from 0. तो देखो सिस्टम इसको कैसे डिफाइन कर रहा है. 0.0001, 0003 एंड सो ऑन. कुछ इस तरह से डिवीजन कर रहा है.
ठीक है, और ये कोई डिवीजन एपी के फॉर्म में नहीं है। देखो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद 13 आ गया, 30 के बाद 21 आ गया। तो ये भी एक डिवीजन की कोई मेथड है जो कि सिस्टम की अपनी है, लेकिन इनिशियल टाइम 0 होगा और फाइनल टाइम आपका 3 सेकंड होना चाहिए। वो चेक कर लीजिए आप, ये आपका फाइनल टाइम 3 सेकंड्स आ गया। तो इसने टाइम को कुल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है वो देख लीजिए। कैपिटल एक्स का साइज क्या है, 29/1 है ना, वर्क स्पेस में आप देखें 29/1। सो इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 एलिमेंट्स। नेक्स्ट इज द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन इज 2। तो हमारा इनिशियल, जो हमारी इनिशियल कंडीशन दे रखी थी y0 = 2 है ना, तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 2 है। जब x की वैल्यू 0.0001 है तो y की वैल्यू अगेन 2 है, 2 है, 2 है, काफी देर तक 2 है, बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है x y के अंदर। और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे इंक्रीमेंट हो रही है, 001, 001, 003 है ना, y इज चेंजिंग सिक्वेंसली टाइम के अकॉर्डिंग। और आप लास्ट में देखेंगे फिर इसका इंक्रीमेंट फास्ट हो गया है, 2.03, 2.08, 2.2, 2.2 के बाद 4, 3.1, और ये देखो 3.1 के बाद सीधे 4.4, फिर ये बहुत तेज गति से बढ़ रहा है, 6.8, 11.38 एंड सो ऑन, और 180 लास्ट में हो गया। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर y। अब बताओ कोई प्लॉट तो आया नहीं? सर हाँ इसको प्लॉट भी तो कर सकते हैं, यही पूछ रहा था। तो करेंगे करेंगे सर इसमें एक बार x और y हटा के दे। हाँ x और y सर स्टार्टिंग में x और y हमने जो लगाया ब्रैकेट में, एक बार उसे हटा के देखते हैं सर। सिर्फ ODE जो आपने पहले लिखा था उसको रन करके देखते हैं। वो भी कर लेंगे है ना। लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट, फिर मैं हटा के भी दिखाऊंगा आपको। तो ये हमने देखो x y = OD 45, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मेरे पास सोल्यूशन मौजूद है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी कॉलम वेक्टर मौजूद है, डिपेंडेंट वेरिएबल का भी कॉलम वेक्टर मौजूद है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, प्लॉट x, y। तो प्लॉट x, y मुझे ये दे देगा। और मान लीजिए मैं इस पर कुछ देना चाहता हूँ, x लेबल है ना, x लेबल कॉमा कॉमा, इसके अंदर मैंने दे दिया, मान लो क्या है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मान लेते हैं कि टाइम है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज टाइम, तो मैंने इसका कैप्शन दे दिया टाइम। के बाद मैंने लिख दिया y लेबल ब्रैकेट ब्रैकेट। सर हेलो सर, और ये हमने डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ बोलो। हेलो सर, डिपेंडेंट वेरिएबल x पे आता है कि y पे आता है, तो डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल y है। देखो जैसे हम लिख रहे हैं y = 3x + 2, मान लो कोई स्ट्रेट लाइन है, यस इस सर। केस में y हमारा डिपेंडेंट है और x को हम चेंज करते जाएंगे, y हमें मिलता चला जाएगा। यदि हमारा थिंकिंग इस तरह से है कि y को चेंज करते जाए, x कैलकुलेट होता जाए, तो उस केस में y इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम ये मान के चले हैं कि हमारा x जो है वो इंडिपेंडेंट है। आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है ना। तो वो तो एक्चुअल प्रॉब्लम जब हो तो उसमें पता लगेगा, है ना, कोई भी हो सकता है। तो y लेवल इज डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है ना, y लेवल इज डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए इसको फिर रन करते हैं एक बार। तो अब चूंकि प्लॉट कमांड है तो प्लॉट आना चाहिए। तो देखिए प्लॉट आ चुका है सर मेरे। इस पे पॉइंट्स भी तो शो कर सकते हैं। हेलो हाँ क्या कह रहे हो? हेलो हाँ हाँ सही कह रहे थे कि जो पॉइंट्स है उनको भी तो शो कर सकते हैं सर्कल और स्क्वायर के फॉर्म में, प्लॉट में। हाँ कर सकते, वो आ तो रहे हमारे पास वेक्टर में, वो आ जाएंगे, उनके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पूरे। तो अभी मैं आपको फिगर बन चुकी है, फिगर शेयर कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि आपको अभी वो दिख नहीं रही होगी। सो फिगर नंबर 1, बताइए आपको फिगर दिख रही है, यस और नो? यस सर। तो देखिए x एक्सिस हमारा टाइम, ये हमने दिया x लेवल, डिस्प्लेसमेंट इज y लेवल, और ये हमारी फिगर है। तो देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0, द इनिशियल कंडीशन हमारी कितनी थी, y0 की वैल्यू क्या थी, 2।
तो देखो ये 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। यस इट इज 2। देखो 0 से लेके 50 तक है ये। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, इट इज 2। दिस वैल्यू इज 2। और उसके बाद ये पहले बहुत स्लोली बढ़ रहा है, स्लोली बढ़ने के बाद में फिर ये बहुत तेज गति से इसका सोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है ना। तो लास्ट वैल्यू जो है कितनी, 180 के आसपास कुछ आई थी हमारी। तो देखो ये 200 तक गया है लास्ट में, तो 180 तक आ गया। तो दिस इज द सोल्यूशन। ठीक है, मैं इसे स्टॉप शेयर करता हूँ। दोबारा से मैं ऑक्टेव विंडो शेयर कर रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए मैं इसका कुछ टाइटल देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइटल, और मैंने यहाँ दिस इज द प्रॉब्लम 1 और यू कैन से इट इज द प्रॉब्लम 1 या ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ODE प्रॉब्लम। टाइटल ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ये टाइटल मेरा और कमांड विंडो पर ये वेरिएबल आ ही रहे होंगे। देखो ये तो आएंगे हर बार। यदि इनको मान लो वो करना है तो आप प्रेस कर सकते हैं। तो इसको एक बार और रन कर लेते हैं। सेव फाइल एंड रन, है ना, रन हो चुका है। रन होने के बाद इसका टाइटल भी आ चुका है। आपको न्यू शेयर कर देते हैं एक बार। यस, बताएं आपको क्या स्क्रीन दिख रही है। सॉल्यूशन ऑफ दी ODE प्रॉब्लम 1। अब मैं वो काम करता हूँ कि कुछ कह रहे थे ना कि उसको हटा के देख लें, है ना। तो मैं इसे स्टॉप शेयर कर रहा हूँ। आई एम कमिंग टू ऑक्टेव विंडो अगेन, शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, शेयर करने के बाद अब मान लो मैंने यहाँ से ये सबको मैंने वो कर दिया, कमेंट बना दिया, है ना। दिस इज माय कमेंट, दिस इज आल्सो माय कमेंट, है ना। ये लाइन अब एग्जीक्यूट नहीं होंगी। दिस इज आल्सो माय कमेंट, दिस इज माय कमेंट। अब मैंने यहाँ से इसमें सर हिस्ट कमांड यूज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल कमांड जो है। क्यों नहीं कर सकते हैं। हिस्ट वाई करोगे तो वाई का हिस्टोग्राफ बन जाएगा। हिस्ट वाई हिस्ट एक्स दोनों चल जाएगा। वो तो देखो हिस्ट कमांड तो किसी पर्टिकुलर डाटा पे काम करती है। अब आपका एक्स में कोई डाटा है, वाई में कोई डाटा है, तो आप उनके हिस्टोग्राफ क्यों नहीं बना सकते, बना सकते हैं, है ना, बिल्कुल काम करेगा। मैंने इसको एक्स और वाई को मान लो यहाँ से हटा, ठीक है, एक्स और वाई मैंने यहाँ से हटा दिया। तो देखो जब ये सॉल्वर सॉल्व करेगा तो वैल्यूज तो देगा। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा वेरिएबल बनता है, आंसर वेरिएबल बनता है। तो देखो एक बार रन करके देखते हैं क्या कहता है ये। सेव फाइल एंड रन, हमने रन कर दिया। और रन करने के बाद फिगर पे एक ये फिगर आ रही है, इसकी कह रहे होगे आप नंदी, है ना, ये फिगर आ रही है। यस सर, उसी की तरह। यस यस यस। और ये कमांड विंडो पे देखिए, प्रॉब्लम 1 को आपने रन किया, f इक्वल टू आपका फंक्शन बन गया। ठीक है, अब फंक्शन बनने के बाद में ना तो x कॉलम वेक्टर यहाँ आया, ना y कॉलम वेक्टर आया, दोनों में से कुछ भी नहीं आया क्योंकि हमने कोई रिटर्निंग वेरिएबल दिया ही नहीं। ठीक है, और जो भी बिना रिटर्निंग वेरिएबल के यदि हमने इसे कॉल किया तो इसने सिस्टम ने बाय डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग वो प्लॉट जनरेट कर दिया, है ना। तो यदि हम इस तरह से नहीं देंगे तो इस तरह का प्लॉट जनरेट होगा। और ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ न्यू शेयर करके, ये देखिए। तो सर जब हमारा फंक्शन हमने वेरिएबल्स किया था तो ग्राफ क्यों नहीं शो हुआ था? नहीं, तब तो तब वो प्लॉट कमांड से काम करेगा। यदि आप रिटर्निंग वैल्यू लेंगे तब जो आंसर्स आएंगे फिर प्लॉट कमांड से आएंगे। अभी इसमें यदि हम रिटर्निंग वेरिएबल नहीं दे रहे हैं तो सिस्टम इनबिल्ट प्लॉट कमांड से उसको प्लॉट कर रहा है। तभी तो देखो इसमें पॉइंटर्स, ये ग्राफ दिखाई दे रहा है ना आपको स्क्रीन पर, ग्राफ दिख। सर एक चीज और जाननी है सर। सर हाँ, पहले जो लेट मी स्पीक फर्स्ट। ये ग्राफ दिख रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो अब इसमें देखें आप, जगह जगह सर्किल बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? ये पॉइंट अलग सर दिख रहे हैं, मार्कर है ना, एक तरह का ये मार्कर है, इट इज ए सर्कुलर मार्कर। तो ये मार्कर हमने तो दिया नहीं,
तो सिस्टम ने कुछ प्लॉट करने का इनबिल्ट बना रखा है अपना, है ना, इनबिल्ट डिफॉल्ट बना रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो प्लॉट कर देता है इफ यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द रिटर्निंग वेरिएबल्स। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब और आप क्या जानना चाहते थे, बोलिए नंदी। यस सर। हाँ, यस, आवाज आ रही है आपकी, बोलो। सर अभी मैं पूछता हूँ दोबारा सर, मैं उड़ गया दिमाग से। अच्छा चलिए, जब भी याद आ जाए तो आप बताइएगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऑक्टेव शेयर, अब देखो प्रॉब्लम 2 कितनी जल्दी आसान हम सॉल्व कर लेंगे। हम इसी कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं। हाँ सर याद आया। सर इसके जो हम प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे ये ODE 45 हो गया और हाँ। ये सब, ये सर हमारे सर किसी लाइब्रेरी में ही तो होंगे सर, मैटलैब की नहीं, कहीं पर ये तो फोल्डर में, लाइब्रेरी में। ऑक्टेव में काम कर रहे हैं, और 45 जो सॉल्वर है वो दोनों में चलता है, मतलब ऑक्टेव में भी चलता है, मैटलैब में भी चलता है, और इसका जो सिंटैक्स है वो भी सेम है, मतलब जैसे ऑक्टेव में चल रहा है वैसे वहां चलता है। हाँ सर, नहीं मेरे को ये जानना है सर, जैसे हम जितने भी ये फंक्शंस यूज करते हैं तो ये लाइब्रेरी में सेव्ड होंगे, तो मुझे ये जानना है सर वो कहाँ पर मिल जाएगा हमें। तो ये है कि इनकी जो फंक्शंस को इन लोगों ने बनाया होगा, प्रोग्राम किया होगा, उसको मैं स्टडी कर सकता हूँ। हाँ, तो उसके लिए देखो आप ऐसा करना, जहां आपका ऑक्टेव इंस्टॉल हुआ होगा ना, तो जैसे od45.m करके एक फाइल होगी। ओडी, जैसे आप फंक्शन बनाते हैं तो फंक्शन को उसी नाम से सेव करते हैं ना, जैसे अभी हमने शाहरुख बनाया था तो शाहरुख.m किया था ना। तो यस इसी सर। यस सर। od45.m करके फाइल होगी, तो आपका जहां भी इंस्टॉल हुआ होगा ऑक्टेव, उस फोल्डर के अंदर उन फंक्शंस की फाइलें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। या आप ऐसा कर सकते हो, देखो आप ये जानने के लिए आप ऐसा करो, हेल्प ODE45, ऑक्टेव खुद बताएगा आपको कि ये फाइल कहां पे है, ठीक है। देखो ये हेल्प खुल गई आपकी ODE45 की, हेल्प मैंने आपको बताया था। अब आप यहाँ देखो, ODE45 इज ए फंक्शन फ्रॉम द फाइल C प्रोग्राम फाइल्स GNU ऑक्टेव 6.2, क्योंकि मेरे सिस्टम पे 6.2 है, उसके अंदर मिन 64, उसके अंदर शेयर, फिर ऑक्टेव, फिर 6.20 /m, उसके अंदर od45.m, ये है आपकी फाइल, ठीक है। तो अपने सिस्टम में इसको ऐसे सर्च करना, सर्च करके इसको खोलना, यदि खोलने से इसकी कोडिंग दिखाई पड़े, इसका मतलब ओपन टू ऑल है, वो कोई भी उस कोडिंग को देख सकता है, ठीक है। यदि ये कोडिंग ओपन टू ऑल नहीं है, मान लो हर कोई अपनी लैंग्वेज बनाता है, तो हो सकता है आपको राइट्स ना दे इस फाइल को खोलने के, है ना। तो आप इसको खोल के देखिएगा, ये तो खुलता है तो वेल एंड गुड, और अदरवाइज मतलब ऊपर से बाउंडेशन कि आप फाइल को यूज कर सकते हैं, बट यू कांट सी द कोडिंग ऑफ दैट फंक्शन और फाइल। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा नंदी, है ना। यस सर। यहाँ से पाथ मिल जाएगा आपको, है ना, ऐसे आपके सिस्टम पे जो भी पाथ होगा उस फाइल का वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं वापस आ गया एडिटर में, और मैंने अब ये पहली वाली जो सर कोडिंग, ये फंक्शन में सर ये जो @ यूज किया है सिंबल, इसके जगह कुछ भी सिंबल यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, ये फिक्स है, मतलब ये सिंटेक्स का पार्ट है। @ का मतलब अनोनिमस, ये फंक्शन इस सिंबल से ही पता चल रहा है कि ये फंक्शन है, मतलब इनबिल्ट कोडिंग है इस तरह की कि ये सिंबल ही बता रहा है यहाँ पर कि इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। ये फिक्स रखना पड़ेगा। तो अब हम इसे कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके अब हम एक नई फाइल ले रहे हैं, न्यू स्क्रिप्ट, और उसके अंदर हम इसे पेस्ट कर दे रहे हैं, और पेस्ट करने के बाद अब हमारा जो इक्वेशन है वो dy/dx = xy नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, जरा याद है क्या आपको? व्हाट वाज द सेकंड प्रॉब्लम? dy/dx इक्वल टू -2x power -2x³, हाँ -2x पावर क्यूब, ये लिख लेते हैं, -2 × x पावर क्यूब, -2x³ है ना। और यहाँ पे तो कमेंट है, कुछ किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, प्लस x - y। 2x पावर 3, यहाँ तो किसी भी फॉर्म में लिख सकता हूँ, नो इशू। 2x³ प्लस x माइनस y, ठीक है, विथ इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन इस केस में क्या है हमारी, बताओ, व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन?
dy by dx इक्वल टू माइनस 2x क्यूब प्लस x minus y. So what is the initial condition in this case? Initial condition is y0 equal to 1. आप बदल बदल के देख लेना, कभी 1 लेके, कभी 2 लेके, कभी 3 लेके, है ना। जैसे मान लो अभी पहले वाले प्रोग्राम को, इसमें मान लो हम इनिशियल कंडीशन अभी 2 की जगह पे मान लो कर दें 20। कितनी कर दी हमने? इनिशियल कंडीशन 2 की जगह पर 20 कर दी। ठीक है, तो देखते हैं रन करके। लेट रन इट। ये देखो ग्राफ आ चुका है और इनिशियल वैल्यू 20 हो गई है। बिल्कुल सही है। दिख रहा है ग्राफ आपको? आपको नहीं दिख रहा होगा, न्यू शेयर से दिखाई देगा, है ना। न्यू शेयर से दिखाई देगा, ये आपको दिख जाएगा। तो देखो ये यहाँ पे अब ये 20 से स्टार्ट हो रहा है ना। 500 का स्केल आ गया। सो इट इज ओके। नाउ आई एम अगेन शेयरिंग दी ऑक्टेव विंडो। अब हम प्रॉब्लम 2 पे काम कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 2, और यहाँ पे प्रॉब्लम 1 की जगह हम कर देते हैं प्रॉब्लम 2। 2x क्यूब प्लस x इनिशियल कंडीशन हमने दे दी। फंक्शन डिफाइन करना है, तो एट द रेट xy, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है। और अब फंक्शन हमारा चेंज हो गया है, तो xy की जगह हमको राइट हैंड साइड लिखनी होती है। बहुत ध्यान से समझना, राइट हैंड साइड लिखनी होती है आपको। तो आप लिखेंगे माइनस 2x क्यूब, तो आप लिखेंगे माइनस 2 इंटू x पावर 3 प्लस x माइनस y। फंक्शन क्लियर है? देखो स्टार लगाना पड़ेगा या डॉट स्टार लगाना पड़ेगा, बताओ। पावर 3 लगाना पड़ेगा या डॉट पावर 3 लगाना पड़ेगा, है ना। देखो x क्या है? सर पावर 3 से ही काम हो जाएगा सर। पावर काम कैसे हो जाएगा बताओ? जैसे x के अंदर जो स्केलर है सर, वो वेक्टर नहीं है ना। नहीं, x स्केलर कहाँ है? x तो वेक्टर है। हाँ सर, हमने रेंज लिया है सर। ओके ओके सर, 0 से 3 रेंज है ना, तो वेरिएबल 0 to 3 है ना, 0 to 3 है। हाँ, तो हमें डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द यूज ऑफ डॉट ऑपरेटर। -2 डॉट स्टार x डॉट पावर 3 प्लस x माइनस y। सो दिस इज माय फंक्शन। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो सॉल्व करने से ये हमको क्या चीज देने वाला है? रिटर्निंग वेरिएबल क्या होंगे? वही होंगे x और y। और x और y की जगह मैं नए नाम भी दे सकता हूँ। लेट माई नेम आर u एंड v। ठीक है, माई नेम आर u एंड v इक्वल टू OD45। मैं इस प्लॉट कमांड को यहां से हटा देता हूं और यहां पर x की जगह मैं लिख देता हूं u और इसकी y की जगह मैं लिख देता हूं v, है ना। बाकी सारी चीजें वही रहने देते हैं, चेंज कर देंगे। जैसे प्रॉब्लम 1 है तो प्रॉब्लम 2 कर देंगे। सॉल्यूशन ऑफ OD प्रॉब्लम 2। ठीक है, अब यहाँ पर x एक्सिस पर टाइम की जगह मान लो हम कुछ और ले लेते हैं। मान लो हम केवल x ही लिखवा देते हैं। x लेवल इज x एंड y लेवल इज y। सिंपल, है ना। वन लेटर कैप्शन। सो लाइव लेवल इज अवेलेबल, टाइटल इज अवेलेबल। और एक चीज और इसमें कर देते हैं। मान लो प्लॉट करने के बाद इसकी जो लाइन की थिकनेस है ना, तो उसके लिए कमांड हम लिख सकते हैं लाइन विथ, है ना, LINEWIDTH या WITH, लाइन विथ, है ना, कॉमा कॉमा और लाइन विथ बाय डिफॉल्ट 1 रहती है। यदि मैं इसको 3 दे दूंगा तो लाइन विथ 3 देने से ये कुछ लाइन की थिकनेस बढ़ जाएगी, मतलब ग्राफ में लाइन की थिकनेस इंप्रूव हो जाएगी। तो चलिए, हो गया हमारा प्रॉब्लम 2। लेट रन इट। सेव एंड रन। देखते हैं कोई एरर है, पहले सेव करना पड़ेगा। तो सेव में हमने पहले क्या नाम दिया था? प्रॉब्लम 1। अब हम दे देते हैं प्रॉब्लम 2। प्रॉब्लम 2 एंटर प्रेस कर दिया। कमांड विंडो पे आ गए, है ना। कमांड विंडो में देखें, ये तो हमारी हेल्प हमने करी थी कमांड विंडो में। बिल्कुल सही है, प्रोग्राम चल गया है। देखो u इक्वल टू इतना, v इक्वल टू इतना, है ना। सारी वैल्यूज आ गई हैं। देखो इनिशियल वैल्यूज हमने चेंज नहीं करी, 0 to 3 है ना। हम 0 to 10 करके देख सकते हैं, है ना। कर ही लेते हैं एक बार। लेट मी चेंज इट।
द इनिशियल वैल्यू 0 to 3 की जगह मैंने कर दिया 0 to 10 और इनिशियल कंडीशन ये 1 करना है आपको, ये 1 है ना प्रॉब्लम में, तो ये 2 से सॉल्व हो गया। इनिशियल कंडीशन इज 1, सो 0 to 10 इनिशियल कंडीशन इज 1, लाइन इज 3, लेट रन इट, ये हमने रन कर दिया और कमांड विंडो पे देखिए V और U आ चुके हैं, U और V हमारे, आउटपुट भी देख लेंगे थोड़ी देर में। तो देखो ये हमारा फंक्शन हो गया -2x³ + x - y, दिस इज द फंक्शन प्रॉब्लम 2, यहाँ से स्टार्ट है। तो u को कितने पार्ट में डिवाइड किया है इसने? 17 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, और v को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 17 पार्ट में ही डिवाइड किया है, यस। तो u एंड v 17 इतने के हैं, x और v उसके थे। अब इसको हम फिगर को देख लेते हैं, तो फिगर देखिएगा ध्यान से। अब देखो इसमें कई सारे फिगर खुले हुए हैं, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, इसका मतलब जो पहले वाले प्रोग्राम के फिगर थे वो खुले हुए हैं सारे के सारे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एडिटर विंडो में जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ कोडिंग कर देता हूँ। एक कोडिंग में लिख देता हूँ क्लोज ऑल, क्लोज ऑल, मतलब जब भी ये प्रोग्राम चलेगा तो सबसे पहले पुराने जितने भी फिगर होंगे वो क्लोज हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली दे विल बी क्लोज्ड। और कमांड विंडो पे जैसे अभी देखा आपने हेल्प खुली हुई थी, तो वो हेल्प क्लियर हो जाए इसके लिए मैं लिख रहा हूँ CLC। और वेरिएबल में देखो पुराने वेरिएबल XY वगैरह अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं पुराने प्रोग्राम के, तो वो भी सब क्लियर हो जाए, तो मैं लिख रहा हूँ क्लियर ऑल। तो ये 3 चीजें मैंने यहाँ लिख दी, क्लियर ऑल, CLC, क्लोज ऑल। और अब मैं इसको रन करता हूँ, सेव फाइल एंड रन। ये देखिए हो गया है, फिगर भी आ चुकी है और लाइन विड्थ भी थोड़ी सी थिकनेस भी अच्छी आई है उसकी। तो देखिए मैं आपको फिगर शेयर कर रहा हूँ, न्यू शेयर फिगर एंड शेयर। बताइए फिगर आपको दिख रही है? यस सर। यस सर देखो टाइटल क्या था, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम 2, और ये हमने टाइम की जगह x कर दिया था, ये हमने वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट की जगह y कर दिया था। और ये जो लाइन पहले पतली आ रही थी, अब ये लाइन थिकनेस बढ़ गई है, तो लाइन विड्थ मैंने 3 करने की वजह से ये मोटी लाइन आ रही है, ठीक है। और सर इनिशियल हमें x और y का फॉन्ट बढ़ाना हो, और ये जो लिखे फॉन्ट बनाने के लिए क्या करें? x और y का क्या बनाना है? फॉन्ट, फॉन्ट बढ़ाना है, हाँ साइज। हाँ बढ़ जाएगा, वो तो यहाँ से हो जाता है, यहाँ से भी बढ़ जाता है। और वहां पे भी एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज कॉमा 24, है ना। फॉन्ट साइज को कॉमा कॉमा में बंद करिए, फिर कॉमा 24, तो आपकी फॉन्ट साइज बढ़ जाएगी। और इसका एक तरीका यहाँ से भी है, देखो ये एडिट है ना, एडिट, इसके अंदर सारी चीजें हैं, न्यू फिगर, डुप्लीकेट फिगर, क्लियर फिगर, रिसेट फिगर। इस एडिट टूल्स के अंदर भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी, या आप इसके अंदर भी यहाँ कुछ डबल क्लिक करेंगे एक्स और वाई के ऊपर, तो यहाँ से भी ये चीजें करेक्ट हो जाती है। ये देखो ये ए लिखा हुआ है ना, ए इंसर्ट टेक्स्ट, आप इसमें कहीं पे टेक्स्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ सारे ऑप्शन है मेनू बार के फॉर्म में, यू कैन यूज दैम। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया प्रॉब्लम नंबर 2 का। क्लोज कर रहा हूं मैं इसे। अब मैं दोबारा से ऑक्टेव विंडो पर हूं, यस। सो सेकंड प्रॉब्लम इज नाउ ओवर। अब मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूं, कंट्रोल A, कंट्रोल C, और न्यू फिगर पेस्ट कर देते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम 3 हो जाएगी और इसमें चेंजिंग कर लेंगे, है ना। तो थर्ड प्रॉब्लम की क्या इक्वेशन है, जरा बताइए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द थर्ड प्रॉब्लम? याद है किसी को? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द थर्ड प्रॉब्लम? थर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन थी md²x/dt², है ना। अब ये ऑर्डिनरी डिफरेंस, मतलब फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, अब ये सेकंड ऑर्डर है ना। तो सेकंड ऑर्डर के लिए थोड़ा सा पहले पीपीटी शेयर करते हैं, थोड़ा सा हम आपको ये एक्सप्लेन कर देते हैं कि सेकंड ऑर्डर को फर्स्ट ऑर्डर में कैसे बदलेंगे, है ना। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे वापस। तो चलिए हम पीपीटी पर, आई एम शेयरिंग यू द पीपीटी। This is the PPT.
यस, पीपीटी विजिबल? यस सर। ओके, अब यहाँ पर हम पहले क्लियर कर लेते हैं, इसका भी क्लियर कर लेते हैं। मैं अब यहाँ पे देख लूँ, देखो क्विक रिव्यू हम कर ही चुके हैं। सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमने कंप्लीट कर लिया है, ये सॉल्वर हमने कंप्लीट कर लिया है, और ये सॉल्वर भी आप स्वयं कर सकते हैं यूज इसको, है ना। अन्यथा मतलब जैसे अभी हमने लिखा था x y इक्वल टू OD45, फंक्शन का नाम, है ना, फंक्शन का नाम, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेंज, और उसके बाद इनिशियल कंडीशन, है ना, IC इनिशियल कंडीशन। ये दिस इज द सिंटैक्स। तो OD23 भी फिर ऐसे ही काम करेगा, नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पे बस OD23 लिखिए, फंक्शन का नाम दीजिए, रेंज दीजिए, IC दीजिए, और XY ये भी रिटर्न करेगा। तो सेम तरीके से ये प्रैक्टिस के लिए है। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा आज क्लास के बाद, और कल जब क्लास शुरू होगी तो उसमें आप स्क्रीन शेयर के मैं राइट्स आपको दूंगा, और आप कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपनी पसंद का, कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ OD23 मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे आप, है ना। तो आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कल मुझे दिखाइएगा, राइट। दिस इज फॉर प्रैक्टिस। अच्छा, LSOD भी एक सॉल्वर है, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी हम इस पॉइंट को ले रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इनटू फर्स्ट ऑर्डर। तो देखो हमारे पास एक इक्वेशन है, मतलब प्रॉब्लम नंबर 3 है, और उस प्रॉब्लम में हमारे पास है md² θ/dt² प्लस c dθ/dt प्लस mg/l, है ना। अभी हम उस पर तो आएंगे, अभी तो हम प्रॉब्लम्स ये एग्जांपल ले रहे हैं, अभी हम उस पर आएंगे, मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम, है ना, जो हमने बनाई है मैथमेटिकल मॉडल, फिर हम उसको भी सॉल्व करेंगे, है ना, कल की क्लास में। सो md² θ/dt² प्लस c dθ/dt प्लस mg/l sin थीटा इक्वल टू 0, है ना। दिस इज द इक्वेशन। तो अब बताओ, इस f की जगह आप क्या लिखोगे? मान लो लिखना हो तो क्या लिखोगे? जैसे अभी आप क्या लिखते थे, f, जैसे आपकी इक्वेशन यदि ये होती थी dy/dx इक्वल टू xy, यदि ये इक्वेशन होती थी आपकी, तो आप लिखते थे f इक्वल टू @x y x*y, ये लिखते थे आप। अभी हमने प्रॉब्लम 1 करी है ना, तो वो इसी तरह से तो लिख के करिए। तो अब बताओ, ये जो xy है ये बेसिकली राइट हैंड साइड होती है, तो अब क्या आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड कुछ अवेलेबल है? सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में ही है, यहाँ तो कुछ राइट हैंड साइड में है ही नहीं। हमें इसको सॉल्व करना है, तो dθ/dt और d² θ/dt², ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये अभी इस फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती है ना। दिस कैन नॉट बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो देखिएगा ध्यान से। md² θ/dt² प्लस c dθ/dt प्लस mg/l sin थीटा, दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे अब, थीटा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। dθ/dt क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। तो हम एक नया वेरिएबल बना रहे हैं, v इक्वल टू dθ/dt, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, dθ/dt इक्वल टू v। दिस इज माई फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बताओ डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं ये? dθ/dt बराबर v। भाई जब dy/dx बराबर xy एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो फिर dθ/dt बराबर v ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? t, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? थीटा।
तो इसका फंक्शन कैसे बना सकते हो? एट द रेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल t, डिपेंडेंट वेरिएबल थीटा, और इसकी राइट हैंड साइड क्या है? v। हो गया फंक्शन। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया? मैंने सिंपली क्या किया है, d थीटा बाई dt को v मान लिया है। तो v बराबर d थीटा बाई dt, तो मैं लिख सकता हूँ d थीटा बाई dt बराबर v। तो इट इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन of very independent variable t, dependent variable theta. So I can write at the rate t theta, and right hand side of the equation, this is the right hand side of the equation, only v, so I am writing v. Is it clear? यहाँ तक clear है? नंदी कुमार बताएं। सर राइट हैंड साइड वाला v मतलब हम d थीटा बाय dt को v रिप्लेस करके लिखेंगे। क्यों नहीं लिख सकते भाई? मैंने v मान लिया उसे, तो v भाई इससे सर d2 थीटा बाय dt जो हो जाएगा वो हमारा b d थीटा बाय dt हो जाएगा। उसमें भी आ रहे हैं, उसमें तो भी आ रहे हैं। अभी ये फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ हमारा? ये तो क्लियर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, m d स्क्वायर, अब इस पूरे इक्वेशन को मैं m से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, m से डिवाइड कर देता हूँ। तो ये डिवाइड करने के बाद मुझे मिलेगा d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू, या पहले डिवाइड कर लेते हैं, c बाई m d थीटा बाई dt प्लस g बाई l, mm कैंसिल हो जाएगा, है ना, mm कैंसिल हो जाएगा। सो g बाई l साइन थीटा इक्वल टू 0। m से डिवाइड कर दिया। अब मैं इसे लिख सकता हूं d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस c बाई m d थीटा बाई dt माइनस g बाई l साइन थीटा। बताओ ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? यस सर। अब इस d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं dv बाई dt। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं? देखो v क्या है? यस सर लिख सकते हैं। d थीटा बाई dt, तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt होगा d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर। सो दिस d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर कैन बी रिटन एज dv बाई dt and minus c by m. This d theta by dt is v, so it is minus cv by m minus g by l sin theta. करेक्ट। अब देखो ध्यान से बताओ, ये जो इक्वेशन बनी है ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है या सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल? फर्स्ट ऑर्डर। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। वेरी गुड। तो हमारा पर्पस ही ये था कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे चेंज करें, है ना। तो ये अब हमने चेंज कर लिया है। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2। सो 1 and 2 both are first order differential equation, basically representing this second order differential equation. मतलब इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही बदला हुआ रूप है फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अवेलेबल हैं तो फिर तो बड़ा आसान है। देखो फिर तो हम ऐसे कर सकते हैं, फंक्शन बनाना है। मान लो मुझे इसका अलग से फंक्शन बनाना होता, इस वाले का, सेकंड वाले का, तो मैं क्या लिखता? देखो f इक्वल टू एट द रेट, बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इस सेकंड वाले में? बताओ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? देखो ध्यान से देखो, पता चल जाएगा। इस सेकंड वाली इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? देखो यदि आप यहाँ पहली वाली में थीटा इंडिपेंडेंट है, वी डिपेंडेंट, टी इंडिपेंडेंट है, थीटा डिपेंडेंट है, टी इंडिपेंडेंट है, थीटा डिपेंडेंट है। और इस दूसरी वाली इक्वेशन में बताओ डीवी बाई डी टी है, तो टी इंडिपेंडेंट है, वी डिपेंडेंट है ना, टी इंडिपेंडेंट है, वी डिपेंडेंट है। तो एक तरह से ऐसे लिख सकते हो टी कॉमा वी, और इसके अंदर आप ये पूरी इक्वेशन डाल सकते हो माइनस सी बाई एम
इंटू v माइनस g by l इंटू साइन ब्रैकेट में थीटा, ब्रैकेट क्लोज। तो इस फंक्शन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, है ना। अब अलग अलग डिफाइन करने की जगह हम इन दोनों फंक्शन को एम्बेड कर दें। मान लो कि ये पहला फंक्शन है f1, ये दूसरा फंक्शन है f2, और इन दोनों फंक्शन को f के अंदर एम्बेड कर दें, f1 सेमीकोलन f2, है ना, या विदाउट कॉमा f2, f1 कॉमा f2, या सेमीकोलन से लगाओ, एक फंक्शन फिर दूसरा फंक्शन, दो आ जाएंगे, तो f1 सेमीकोलन f2, ये दोनों फंक्शन f में स्टोर हो गए। अब f1 भी फर्स्ट ऑर्डर है, f2 भी फर्स्ट ऑर्डर है, तो f भी कुल मिला के फर्स्ट ऑर्डर है। तो इस f को हम ODE सॉल्वर की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो ODE 45 से इसको सॉल्व करना है, एंड दिस इज एज एन असाइनमेंट फॉर यू। ठीक है, अब इस असाइनमेंट में आपको कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, है ना। जैसे c की वैल्यू क्या है, तो ये फंक्शन बनाने से पहले आपको वैल्यू इनिशियलाइज कर देनी है कि c की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, जितने भी कांस्टेंट आ रहे हैं, c m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, l इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो ये सारी चीजें आप इनिशियलाइज करते हैं, और ये वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं कि c की वैल्यू आपको 0.05 लेनी है, g 9.81 फिक्स है, m इज 1 kg, है ना, एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो ये वैल्यूज लेकर के अब आपको ये इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे भेजना है। दिस इज योर असाइनमेंट नंबर 3, एंड दिस इज नॉट ए प्रैक्टिस असाइनमेंट, दिस असाइनमेंट हैज टू बी ग्रेडेड। ठीक है, तो कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो कल फिर हम क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, बट ये सर f2 फंक्शन में क्या लिखा है सर? एट द रेट, हाँ क्या कह रहे हैं, एट द रेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, और उसके बाद राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अब देखो इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड तो डी बाई डी टी है, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, माइनस सी वाई एम वी माइनस जी वाई एल साइन थीटा। ठीक है, तो ये राइट हैंड साइड है, मैं फिर से ब्रैकेट लगा देता हूँ, दिस इज द राइट हैंड साइड। और जब हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो राइट हैंड साइड ही डिफाइन, राइट हैंड साइड ही लिखी जाती है, लेफ्ट हैंड साइड तो सिस्टम को ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होती है, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड। ठीक है, तो दिस इज योर प्रैक्टिस। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बोलिए। सर हमें जो असाइनमेंट करना है, हाँ यस, तो सर उसके लिए सर हमें पहले मतलब इक्वेशन लिखनी होगी वाली d2 थीटा बाय dt स्क्वायर वाली। नहीं, आपको तो फंक्शन लिखने हैं, तो आपकी मैनुअल वर्क, ये तो मैनुअल, ये तो मैनुअल वर्किंग है, ये तो मैनुअल वर्किंग है ना। हाँ। अब आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को, और आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन 2 को, है ना। 1 और 2 को सॉल्व करना है, दोनों ही फर्स्ट ऑर्डर है। सर पहले हम 2 को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद सर जो v की वैल्यू दोनों को ऐसा नहीं करेंगे, पहले उसको करेंगे, हम दोनों को साथ साथ करेंगे। सर ये कैसे करेंगे सर? हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, देखो मैं एक आइडिया देता हूँ, हम क्या करेंगे, f इक्वल टू, है ना, एट द रेट डिपेंडेंट वेरिएबल ब्रैकेट। अब हम यहाँ पे पहला फंक्शन डिफाइन कर दें, सेमीकोलन, यहाँ पे हम दूसरा फंक्शन डिफाइन कर दें। और ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, किसी भी ऑर्डर से कर सकते हैं। हाँ, किसी भी ऑर्डर से कर देना, उससे कोई और इसके बाद हमारा x और y में वो आ जाएगा पॉइंट्स, जब हम ODE 32 से सॉल्व करेंगे। ऑर्डर देखो, v का यूज सेकंड वाले में v का यूज हो रहा है, तो उसे v का जो यूज पहले आपने इसमें किया है, केवल v के नाम से जो फंक्शन है, फिर इस v का यूज यहाँ हो रहा है, तो इस पहले वाले को पहले दीजिए, दूसरे वाले को दूसरा दीजिए। ये पहला डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन, और दोनों के बीच में क्या मार्क लगाना है, सेमीकोलन लगाना है। ठीक है, इस तरह से फंक्शन बढ़ जाएगा, उसके बाद ODE 45 से सॉल्व कर देना सिंपल में, और जो इनिशियलाइज वैल्यू है वो इससे पहले डिफाइन कर देना सारी। तो मैं ये प्रोग्राम कर जाएगा, आपका प्रैक्टिस करिए, कोई एरर आएगी
दूर करिए, ठीक है है ना, तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी। मेरे ख्याल से क्लियर फंक्शन बनाना। हाँ सर क्लियर है। आई सर, समराइज। एक चीज और हाँ। जाननी थी बस। हाँ बोलिए सर, बोलिए। सर हमें सिर्फ जैसे हम इसमें जो लिमिट है आई मीन एंड वैल्यू जो बताते हैं हम f0 @ 2 है या फिर जो भी है हाँ नहीं, लिमिट। इसमें हम जो बताएंगे इनिशियल कंडीशन वो मैं दे देता हूँ, वो तो क्वेश्चन में गिवन मिलेगी आपको, है ना। वेरी गुड क्वेश्चन, ये बहुत ही गुड क्वेश्चन है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन बिना आईसी के सॉल्व होगा ही नहीं, है ना। तो यदि हमने क्वेश्चन दे दिया है और इनिशियल कंडीशन नहीं दी है, तो या तो इनिशियल कंडीशन आप हमसे मांगे, अन्यथा आप अपनी इनिशियल कंडीशन अज्यूम करें, है ना। आप अपनी अज्यूम कर सकते हैं। तो मैं आपका इनिशियल कंडीशन दे देता हूं, थीटा एट t इक्वल टू 0, और आई कैन से इट इज थीटा 0 इक्वल टू 0। ये इनिशियल कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट इनिशियल कंडीशन। एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, that is v at 0 equal to 2 meters per second. So this is the second initial condition, v0 equal to 2. So this is first IC and this is your second IC. तो अब यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो आपको दो IC की जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी और थीटा, और यहाँ पे प्लॉट भी दो जनरेट होंगे, एक थीटा और टी के बीच में और दूसरा वेलोसिटी और टी के बीच में, है ना। तो जब इसका सोल्यूशन आप करेंगे तो आपको दो चीजें अननोन के फॉर्म में मिलेंगी, एक थीटा मिलेगा, एक टी मिलेगा, एक वी मिलेगा, है ना। टी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, थीटा डिपेंडेंट है। दूसरे केस में आपका वी इंडिपेंडेंट है, टी इंडिपेंडेंट है, वी डिपेंडेंट है। तो आपको यहाँ पर जो हम एक्स और वाई लिखते हैं, जैसे हम जब OD 45 करके लिखेंगे, OD 45 F, यहाँ पे हम टाइम की रेंज दे देंगे, मान लो टाइम की रेंज 0 to 5 है, कॉमा, फिर हमको यहाँ इनिशियल कंडीशन देनी होगी। तो इनिशियल कंडीशन अब यहाँ पे दो हैं, अभी हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है वहां पे एक इनिशियल कंडीशन थी, अब यहाँ दो इनिशियल कंडीशन है, तो आप इसको भी ब्रैकेट में देंगे 0, है ना, 0,2, इस तरह से इनिशियल कंडीशन देना। यदि कॉमा से एरर आए तो सेमीकोलन लगा के देख लेना, 0 सेमीकोलन 2 या 0,2, इस तरह से आपको इनिशियल कंडीशन देनी पड़ेगी दोनों, है ना। थीटा 0 इक्वल टू 0, बी 0 इक्वल टू 2, और इसको जब सोल्यूशन को रिटर्न करोगे किस किस में, एक तो थीटा में, है ना, आपके इंडिपेंडेंट, इसको जो रिटर्न करेगा ये वैल्यू, एक करेगा टाइम और एक करेगा वाई, मान लो कि वाई। तो अब ये t जो है ये क्या होगा, ये कॉलम वेक्टर होगा, और ये t की इनिशियल वैल्यू 0 होगी, लास्ट वैल्यू 5 होगी, तो ये 0 से लेके 5 के बीच में बढ़ जाएगा, ये तो हो गया t। अब y के बारे में बताता हूँ, y भी एक कॉलम वेक्टर होगा, है ना, कॉलम वेक्टर नहीं होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, मतलब एक तरह का मैट्रिक्स होगा। अब ये वेक्टर नहीं होगा, ये मैट्रिक्स होगा। तो इसके अंदर दो कॉलम होंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम। अब जो पहला कॉलम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा थीटा को, और जो दूसरा कॉलम होगा वो रिप्रेजेंट करेगा वी को, ठीक है। तो जब आप पहले कॉलम का टाइम से प्लॉट करेंगे तो वो प्लॉट टाइम वर्सेस थीटा होगा, और दूसरे कॉलम का टाइम से प्लॉट करेंगे तो वो टाइम वर्सेस वेलोसिटी होगा। तो इस वाले क्वेश्चन में जब सॉल्व करोगे तो आपको दो अननोन मिलेंगे, और वो दोनों के दोनों अननोन कॉलम के फॉर्म में y के अंदर इंसर्ट हो जाएंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब, है ना। बाकी प्रैक्टिस करिएगा। तो आई समराइज कि आज की क्लास में हमने क्या किया है ना। फर्स्ट हमने रिव्यू किया पिछले लेक्चर को, उसके बाद हमने मैट्रिक्स फंक्शन क्रिएशन को एक डिटेल में समझा कि फंक्शन क्रिएशन, है ना, बिना रिटर्निंग वेरिएबल के भी काम करता है, विथ रिटर्निंग वेरिएबल के भी काम करता है। शाहरुख नाम से हमने फंक्शन बनाया था। फिर हमने प्रॉब्लम 1 को सॉल्व किया है सॉल्वर OD 45 के थ्रू। फिर प्रॉब्लम 2 को सॉल्व किया है, और प्रॉब्लम 3 में फिर हमने ये बताया है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट दिया है, और बाकी जो सॉल्वर हैं OD 23 और LSOD
है ना। इसके अलावा और भी सॉल्वर होते हैं, OD15 भी होता है, OD15S भी होता है, OD15I भी होता है ना। तो बहुत सारे सॉल्वर हैं, थोड़ा उनके सबके अलग अलग पर्पस हैं। तो किस सॉल्वर का क्या पर्पस है, किस सॉल्वर में कितनी एक्यूरेसी कहाँ मिलती है, कब कौन सा सॉल्वर यूज करना चाहिए, इन बातों पे भी हम अगली आने वाली क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज आई विल एंड। हेलो हाँ, यस सर, मैं कह रहा था सर, हमें जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है उसका रिजल्ट का, डिफरेंशियल इक्वेशन जो उसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वेरिएबल में, बिना बिना उसके इनिशियल कंडीशन, मतलब बिना सॉल्व करे, तो वो कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, फिर से कहो क्या कहना चाहते सर हो। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, पर उसकी लिमिट्स वगैरह नहीं लगानी है, मतलब हमें पॉइंट्स नहीं जनरेट करवाने हैं उसको, सिर्फ जैसे हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेट करना है, जैसे उसको सॉल्व करना है उसको, तो कैसे करेंगे सर? देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आज हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व किया है, प्रॉब्लम 1 में भी, प्रॉब्लम 2 में। ठीक है, अब तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं टाइम रेंज नहीं देना चाहता, मतलब यू डोंट वांट टू गिव द रेंज फॉर एक्स, ये कह रहे हो? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ सर कि You मुझे do not want to provide the range for x, and you do not want to provide the initial conditions, यस सर, है ना। सर, मैं छोड़ना और आप चाहते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाए, हाँ, वेरिएबल में आ जाए, वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, यही तो चाह रहे हैं आप? हाँ, वेरिएबल फॉर्म में। नहीं, वेरिएबल के फॉर्म में तो अभी भी है, x इज ए वेरिएबल, y इज ए वेरिएबल, टाइम इज ए वेरिएबल, थीटा इज ए वेरिएबल। नहीं, पर सर उसकी वैल्यूज आ जाती है ना। किसकी वैल्यूज? सर जैसे अभी हम यही वाले पेंडुलम वाले एग्जांपल को ही लेते हैं, तो अब इसको हम सर मैन्युअली जब सॉल्व करेंगे, तो हमारा सॉल्व करने के बाद सर कुछ वो आता है ना सर निकल कर, उसके बाद हम इनिशियल कंडीशन लगाते हैं, तो सर जो निकल के आता है सिर्फ हमें उतना ही मिल जाए बिना इनिशियल कंडीशन के, ताकि हम उसको एज अ फॉर्मूला यूज कर सकें और बाद में पेंडुलम वाला जो इक्वेशन है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है? हाँ, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, हैव यू डन इट? नहीं, छोड़ो, पेंडुलम वाले का नहीं किया, है ना। मान लो कि अभी हमने सबसे पहली प्रॉब्लम दी थी dy/dx = xy, दी थी ना। यस सर। अब उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या था? हमने अभी मैनुअली सॉल्व भी किया था, जिसमें +c करके आया था, है ना। लॉग के फॉर्म में एक इक्वेशन आई थी, log = दिस +c, फिर c को हमने इनिशियल पुट करके c की वैल्यू निकाली थी। यस सर। आप, मेरे ख्याल से मैं आपका क्वेश्चन समझ पा रहा हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि +c तक जो वैल्यू है, केवल प्लस, सर सी की भी वैल्यू उतना आंसर कैसे आए, ये जानना चाह रहे हो? यस सर, है ना, यही तो जानना चाह रहे हो, जो अभी हमारा आया था +c तक, मतलब c के फॉर्म में उसका सोल्यूशन। यस सर। है ना। तो हाँ, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल। उसके लिए हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल, है ना, आपने जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन पढ़े होंगे मैनुअली, तो उसमें पीआई एक टर्म आता है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल, और भी चीजें आती हैं। यस सर। टूल बॉक्स के साथ साथ एक पैकेज और उसमें लेना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा उसके लिए। तो आप ऐसा करो, यदि आपके पास पेंडुलम की मैनुअल इक्वेशन है सॉल्यूशन की, है ना, तो वो आप मुझे भेज दो, और फिर उसका मैटलैब कोड कि वो कांस्टेंट के फॉर्म में वहां तक कैसे पहुंचेगा, वो मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अभी हम जो सॉल्यूशन किया है हमने, वो सॉल्यूशन बेसिकली न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम रेंज एंड विथ पर्टिकुलर इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, ऑक्टेव हमको अब यहाँ पर ये दे रहा है कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन विद द गिवन इनिशियल कंडीशन एंड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम रेंज, है ना। और जनरली इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस में इस तरह की प्रॉब्लम्स यूजफुल होती हैं कि फॉर दिस टाइम रेंज विद दिस इनिशियल कंडीशन व्हाट इज द प्रोसेस गोइंग, हाउ डज द प्रोसेस इज गोइंग, है ना, उसका नेचर कैसे चेंज हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा था कि शुरुआत में बहुत धीमे से बदल रहा था, बाद में एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में चेंज होने लगा, एंड सो ऑन।
सर एक बार जो क्वेश्चन आपने भेजा है, मतलब ये वाला जो असाइनमेंट के लिए दिया है ना सर, राइट थर्ड वाला सर एक बार इसकी सब वो भेज दीजिए फोटो सर, ताकि मतलब पीपीटी दिखा दूं एक बार मैं आपको? हाँ एक बार दिखा दीजिए, मैं ले लेता हूँ। हाँ, मैं दिखाता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए। विजिबल है? ये नोट कर लीजिए आप यहाँ से। ये देखो, ये तो इक्वेशन है, m d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस c d थीटा बाई dt प्लस mg बाई l sin थीटा इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन, है ना? और आपको जरूरत पड़ेगी इसमें इनिशियल कंडीशंस की। तो इनिशियल कंडीशंस आपकी यहाँ पे लिखी हुई हैं। यस, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। थीटा 0 इज 0 एंड v 0 इज 2 मीटर्स पर सेकंड, है ना? जी सर हो गया काम। इक्वेशन है, और ये आपकी इक्वेशन है ना? इसके अलावा और आपको जरूरत पड़ेगी एम सी और इनकी वैल्यू सी जी एम एल, तो ये इनकी वैल्यू तो ये कर लीजिए और बनाइएगा, भेजिएगा। थैंक जी यू सर, थैंक यू सर, राधे राधे। थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना? थैंक यू वेरी मच।